रूस पर अमेरिका के जो नए प्रतिबंध लगे हैं वो सिर्फ हेडलाइंस नहीं हैं, बल्कि ये ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने की एक कोशिश है। आज हम द हिंदू के संपादकीय के जरिए यही समझेंगे कि इन प्रतिबंधों का असली मकसद क्या है और इस पूरी कहानी में भारत और चीन कहाँ खड़े हैं। चलिए इस संपादकीय के कोर पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं। ये एक लाइन इस पूरे मुद्दे के तनाव को साफ साफ दिखा देती है। मतलब ये मामला अब सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रहा, बल्कि एक तरह से ये एक ग्लोबल इकोनॉमिक वॉर की शुरुआत है, जिसमें अब भारत और चीन भी चाहे अनचाहे की प्लेयर्स बन गए हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अमेरिका ने रूस पर कुछ इतने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं जिनका असर सिर्फ मॉस्को पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ना लगभग तय है। अमेरिका का निशाना एकदम साफ है। वो सीधे रूस की इकोनॉमिक लाइफलाइन पर चोट कर रहा है। रोजनेफ्ट और लुकोइल जैसी बड़ी तेल कंपनियों को टारगेट करके वॉशिंगटन सीधे सीधे रूस के रेवेन्यू को खत्म करना चाहता है। और इसकी वजह बताई जा रही है मॉस्को का सीज फायर के लिए राजी ना होना। लेकिन ये सिर्फ पैसों का खेल नहीं है। इन प्रतिबंधों के पीछे एक बहुत गहरी और सोची समझी रणनीति है, जिसका एक ही मकसद है, रूस की हिम्मत को तोड़ना। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। स्ट्रेटेजिक विल का मतलब है किसी भी कीमत पर, चाहे कितना भी नुकसान हो, अपने लक्ष्य पर टिके रहने का इरादा। अमेरिका को लगता है कि अगर वो रूस की इकोनॉमी को काफी ज्यादा चोट पहुंचा पाए तो वो पुतिन के इसी इरादे को तोड़ सकते हैं और उन्हें बातचीत की मेज पर आने के लिए मजबूर कर सकते हैं। ये प्रतिबंध एकदम से नहीं आए हैं, ये महीनों की डिप्लोमैटिक फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। देखिए, अगस्त में अलास्का में एक मीटिंग हुई, बुडापेस्ट में दूसरी की तैयारी थी, लेकिन जब सीज फायर पर बातचीत फेल हो गई तो सब कुछ रुक गया। व्हाइट हाउस की यही हताशा इन नए और सख्त प्रतिबंधों के पीछे की वजह है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असर दुनिया के दूसरे बड़े प्लेयर्स पर कैसे पड़ रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, क्योंकि जब दो बड़ी ताकतें टकराती हैं तो उसके झटके पूरी दुनिया महसूस करती है। तो कौन है वो देश जो इस टकराव के बीच में फंस गए हैं? और यहाँ पर आकर ये एनालिसिस और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। पहले अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के लिए 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था, जबकि चीन को इससे छूट दी गई थी। लेकिन अब जो ये नए प्रतिबंध आए हैं, उन्होंने दोनों ही देशों पर दबाव बढ़ा दिया है। और इसका असर देखिए साफ दिख रहा है। चीन की बड़ी बड़ी सरकारी तेल कंपनियां अब रूस से तेल खरीदने से पीछे हट रही हैं, और भारतीय रिफाइनरी कंपनियां भी अब रूसी तेल के इंपोर्ट को कम करने के बारे में सोच रही हैं। ये मॉस्को के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो अब सबसे जरूरी बात ये समझना है कि आखिर ये सारे प्रतिबंध किन बुनियादी मुद्दों पर असर डालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इकोनॉमिक प्रेशर एक बात है, लेकिन आखिर में शांति के लिए तो उन कोर इश्यूज को ही सुलझाना होगा जिन पर रूस और यूक्रेन के बीच में बात अटकी हुई है। तो वो मुद्दे हैं क्या? ये हैं वो 3 सबसे बड़े मुद्दे जो इस पूरे संघर्ष की जड़ हैं, और इन्हीं पर आकर बातचीत रुक जाती है। पहला, लड़ाई को तुरंत रोका जाए। दूसरा, डॉनबस रीजन का कंट्रोल किसके पास होगा, जो कि एक बहुत बड़ा विवाद है। और तीसरा, इस इलाके में नाटो का कितना प्रभाव रहेगा, जो रूस के लिए एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी कंसर्न है। और अब हम आते हैं इस संपादकीय के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। देखिए, कोई भी सैंक्शन तब तक ही असरदार होता है जब तक उसे सख्ती से लागू किया जाए। यूरोपियन यूनियन भी अपना 19वां सैंक्शन पैकेज ले आया है, लेकिन असली परीक्षा ये है कि क्या इन सभी प्रतिबंधों को लगातार लागू किया जा सकता है, और क्या उन लूपहोल्स को बंद किया जा सकता है जिनका फायदा उठाकर मॉस्को तेल बेचने की कोशिश करेगा। और अंत में यह संपादकीय हमें इसी एक सबसे बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है कि क्या सिर्फ आर्थिक दबाव, नेशनल सिक्योरिटी और रीजनल सोवरेनिटी जैसे गहरे मुद्दों पर किसी देश की स्ट्रेटेजिक विल को सच में तोड़ सकता है, या फिर ये सिर्फ एक लंबा और दर्दनाक डेडलॉक पैदा करेगा? इस सवाल का जवाब ही इस संघर्ष का और शायद आने वाले ग्लोबल ऑर्डर का भविष्य तय करेगा। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले और तीसरे संपादकीय विषय की। ये विषय जुड़ा है भारत में बच्चों के स्वास्थ्य के अधिकार से, और हम गहराई से विश्लेषण करेंगे पीडियाट्रिक दवा नियमों का। दरअसल इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में एक ऐसी त्रासदी हुई है जिसने कई बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
स्क्रीन पर एक नंबर है 25। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन 25 बच्चों की जिंदगियां हैं जो एक दूषित कफ सिरप की वजह से चली गई। और अब ये दूसरा नंबर देखिए, 2 रुपए 54 पैसे। सुनकर यकीन नहीं होता है ना कि आरोपों के मुताबिक ये वो कमीशन था जो उस जहरीले सिरप की हर एक बोतल पर दिया जा रहा था। मतलब उन 25 मासूम जिंदगियों में से हर एक की कीमत सिर्फ 2.54 रुपीस लगाई गई। ये घटना उस बहुत बड़ी प्रणालीगत समस्या की तरफ इशारा करती है जिसे हम आज समझेंगे। हम बात करेंगे त्रासदी की असली कीमत के, रेगुलेटरी ढांचे की नाकामी की, बच्चे चिकित्सीय अनाथ क्यों कहलाते हैं, सुरक्षा का रास्ता क्या हो सकता है, भारत की वैश्विक भूमिका क्या है, और सबसे जरूरी, एक विश्वासाश्रित कर्तव्य को पूरा करने की। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस त्रासदी की असली कीमत की, जो सिर्फ किसी एक पर इल्जाम लगाने से कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, कानून तो अपना काम करेगा ही और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय होगी, लेकिन हमारा असल फोकस उस नियामक ढांचे यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर होना चाहिए जो भारत में पीडियाट्रिक दवाओं को नियंत्रित करता है। और ये मुद्दा सीधा जुड़ता है हमारे संविधान के आर्टिकल 39F से, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा है और बच्चों को सुरक्षा की गारंटी देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चूक हुई कहाँ, कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? और यहीं से हम नियामक ढांचे की विफलता और उसकी बटी हुई जिम्मेदारी को समझना शुरू करते हैं। इस टेबल से पूरी कहानी साफ हो जाती है। हमारे देश में दवा को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी बंटी हुई है। एक तरफ है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO, जो बड़े दवा निर्माताओं और एक्सपोर्ट को देखती है, और दूसरी तरफ है राज्यों के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स, जिनके जिम्मे छोटे और मध्यम स्तर के निर्माता, बिक्री और वितरण आते हैं। अक्सर जिम्मेदारियों का यही बंटवारा निगरानी में बड़ी चूक की वजह बन जाता है। अब आते हैं उस दिल दहला देने वाली सच्चाई पर, जो बताती है कि बच्चे दवाओं के मामले में इतने ज्यादा जोखिम में क्यों होते हैं। हमारा अगला खंड है बच्चे चिकित्सीय अनाथ यानी थेरेप्यूटिक ऑर्फन्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर युवा मरीज इतने असुरक्षित क्यों हैं। ये शब्द चिकित्सीय अनाथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैरी शिर्की ने गाढ़ा था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जरूरी वजह है। इसका मतलब ये है कि जब दवाएं बनती हैं या उनकी टेस्टिंग होती है तो बच्चों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वजहें कई हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे कोई छोटे वयस्क नहीं होते। उनकी बॉडी, उनका मेटाबॉलिज्म बड़ों से बहुत अलग होता है। नैतिक कारणों की वजह से दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल लगभग कभी भी बच्चों पर नहीं किया जाता। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों के लिए दवा की डोज अक्सर बड़ों के लिए बनी गाइडलाइन से ही अंदाज़ा लगाकर निकाल ली जाती है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे ऑफ लेबल इस्तेमाल कहते हैं, और ये बच्चों के लिए बिना लाइसेंस का होता है। तो पर इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में इस समस्या से कैसे निपटा जा रहा है और हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर भारत और EU-US के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ जहां भारत में सिर्फ सामान्य गाइडलाइंस हैं, वहीं दूसरी तरफ EU और US में बच्चों की दवाओं के लिए बाकायदा खास कानून बने हुए हैं, जैसे पीडियाट्रिक यूज मार्केटिंग ऑथराइजेशन और बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स फॉर चिल्ड्रन एक्ट। ये कानून सिर्फ नियम ही नहीं बनाते, बल्कि बच्चों की दवाओं पर खास रिसर्च के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन भी देते हैं, जिसकी भारत में आज भी बहुत कमी है। तो एक सुरक्षित रोड मैप कैसा दिख सकता है? इसमें 3 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, WHO की तरफ से जारी बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं की लिस्ट यानी EMLC को अपनाना और उसे लगातार अपडेट करते रहना। दूसरा, बिना पर्ची के मिलने वाली दवाएं, जिन्हें हम OTC ड्रग्स कहते हैं, खासकर खांसी जुकाम की दवाओं पर कड़े नियम लागू करना। और तीसरा, माता-पिता और फार्मासिस्टों को सही डोज और साइड इफेक्ट्स के बारे में लगातार जानकारी देना और उन्हें शिक्षित करना। अब जरा इस पूरे मसले को और बड़े कैनवस पर देखते हैं। भारत की भूमिका सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, ये सीमाओं से परे है, क्योंकि भारत दुनिया की फार्मेसी है। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। भारत में बनी दूषित सिरप से जुड़ी ऐसी ही दुखद घटनाएं गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान और कैमरून जैसे देशों में भी सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद WHO को कई बार चेतावनी जारी करनी पड़ी। जब हम कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की फार्मेसी है, तो ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है। इसके साथ एक बहुत बड़ी और गहरी जिम्मेदारी भी आती है कि हम जो भी दवाएं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा 100% सुनिश्चित हो। ये सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भारत की साख और नैतिक कर्तव्य का भी सवाल है।
और आखिर में ये सारी बातें आकर एक ही जगह रुकती हैं, एक फ्यूड्यूशरी ड्यूटी पर, यानी एक ऐसा कर्तव्य जो भरोसे पर आधारित है, एक विश्वासाश्रित कर्तव्य जो संवैधानिक भी है और नैतिक भी। एक मजबूत और असरदार पॉलिसी बनाने के लिए कुछ बुनियादी उसूलों को अपनाना ही होगा, जैसे कि बच्चों की दवाओं से जुड़ी कोई भी पॉलिसी पूरी तरह से भारतीय डेटा पर आधारित होनी चाहिए, न कि बड़ों के स्टडीज से निकाले गए अनुमानों पर। कुपोषण जैसे स्थानीय फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा, जो दवा के जहरीलेपन को और बढ़ा सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, बिना परखी हुई दवाओं का इस्तेमाल करना बच्चों के अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये कोटेशन पूरी बात का सार है। हम पर अपने बच्चों का एक विश्वासाश्रित कर्तव्य है कि हम उनके लिए स्वास्थ्य नीति बनाते समय पूरी सावधानी बरतें। ये कोई मेहरबानी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यही बात हमें इस अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है, क्या भारत की स्वास्थ्य नीति अपने बच्चों के लिए वाकई एक मजबूत वादा है, या फिर सिर्फ एक खोखला आश्वासन? घोषित लक्ष्यों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले और तीसरे संपादकीय विषय की। ये विषय जुड़ा है भारत में बच्चों के स्वास्थ्य के अधिकार से, और हम गहराई से विश्लेषण करेंगे पीडियाट्रिक दवा नियमों का। दरअसल इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हाल ही में एक ऐसी त्रासदी हुई है जिसने कई बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्क्रीन पर एक नंबर है 25। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन 25 बच्चों की जिंदगियां हैं जो एक दूषित कफ सिरप की वजह से चली गई। और अब ये दूसरा नंबर देखिए, ₹2.54। सुनकर यकीन नहीं होता है ना कि आरोपों के मुताबिक ये वो कमीशन था जो उस जहरीले सिरप की हर एक बोतल पर दिया जा रहा था। मतलब उन 25 मासूम जिंदगियों में से हर एक की कीमत सिर्फ ₹2.54 लगाई गई। ये घटना उस बहुत बड़ी प्रणालीगत समस्या की तरफ इशारा करती है जिसे हम आज समझेंगे। हम बात करेंगे त्रासदी की असली कीमत के, रेगुलेटरी ढांचे की नाकामी की, बच्चे चिकित्सीय अनाथ क्यों कहलाते हैं, सुरक्षा का रास्ता क्या हो सकता है, भारत की वैश्विक भूमिका क्या है, और सबसे जरूरी, एक विश्वासाश्रित कर्तव्य को पूरा करने की। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस त्रासदी की असली कीमत की, जो सिर्फ किसी एक पर इल्जाम लगाने से कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, कानून तो अपना काम करेगा ही और व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी तय होगी, लेकिन हमारा असल फोकस उस नियामक ढांचे यानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर होना चाहिए जो भारत में पीडियाट्रिक दवाओं को नियंत्रित करता है। और ये मुद्दा सीधा जुड़ता है हमारे संविधान के आर्टिकल 39F से, जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा है और बच्चों को सुरक्षा की गारंटी देता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चूक हुई कहाँ, कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? और यहीं से हम नियामक ढांचे की विफलता और उसकी बटी हुई जिम्मेदारी को समझना शुरू करते हैं। इस टेबल से पूरी कहानी साफ हो जाती है। हमारे देश में दवा को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी बंटी हुई है। एक तरफ है केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO, जो बड़े दवा निर्माताओं और एक्सपोर्ट को देखती है, और दूसरी तरफ है राज्यों के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स, जिनके जिम्मे छोटे और मध्यम स्तर के निर्माता, बिक्री और वितरण आते हैं। अक्सर जिम्मेदारियों का यही बंटवारा निगरानी में बड़ी चूक की वजह बन जाता है। अब आते हैं उस दिल दहला देने वाली सच्चाई पर, जो बताती है कि बच्चे दवाओं के मामले में इतने ज्यादा जोखिम में क्यों होते हैं। हमारा अगला खंड है बच्चे चिकित्सीय अनाथ यानी थेरेप्यूटिक ऑर्फन्स। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर युवा मरीज इतने असुरक्षित क्यों हैं। ये शब्द चिकित्सीय अनाथ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैरी शिर्की ने गाढ़ा था, और इसके पीछे एक बहुत बड़ी और जरूरी वजह है। इसका मतलब ये है कि जब दवाएं बनती हैं या उनकी टेस्टिंग होती है तो बच्चों को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। वजहें कई हैं। पहली और सबसे ज़रूरी बात, बच्चे कोई छोटे वयस्क नहीं होते। उनकी बॉडी, उनका मेटाबॉलिज्म बड़ों से बहुत अलग होता है। नैतिक कारणों की वजह से दवाओं का क्लिनिकल ट्रायल लगभग कभी भी बच्चों पर नहीं किया जाता। इसका नतीजा ये होता है कि बच्चों के लिए दवा की डोज अक्सर बड़ों के लिए बनी गाइडलाइन से ही अंदाज़ा लगाकर निकाल ली जाती है, जो कि बहुत खतरनाक हो सकता है। इसे ऑफ लेबल इस्तेमाल कहते हैं, और ये बच्चों के लिए बिना लाइसेंस का होता है। तो पर इसका हल क्या है, रास्ता क्या है? चलिए देखते हैं कि दुनिया भर में इस समस्या से कैसे निपटा जा रहा है और हम क्या सीख सकते हैं। यहाँ पर भारत और EU, US के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है।
एक तरफ जहां भारत में सिर्फ सामान्य गाइडलाइंस हैं, वहीं दूसरी तरफ ईयू और यूएस में बच्चों की दवाओं के लिए बाकायदा खास कानून बने हुए हैं, जैसे पीडियाट्रिक यूज मार्केटिंग ऑथराइजेशन और बेस्ट फार्मास्यूटिकल्स फॉर चिल्ड्रन एक्ट। ये कानून सिर्फ नियम ही नहीं बनाते, बल्कि बच्चों की दवाओं पर खास रिसर्च के लिए कंपनियों को प्रोत्साहन भी देते हैं, जिसकी भारत में आज भी बहुत कमी है। तो एक सुरक्षित रोड मैप कैसा दिख सकता है? इसमें 3 बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। पहला, WHO की तरफ से जारी बच्चों के लिए आवश्यक दवाओं की लिस्ट यानी EMLC को अपनाना और उसे लगातार अपडेट करते रहना। दूसरा, बिना पर्ची के मिलने वाली दवाएं, जिन्हें हम OTC ड्रग्स कहते हैं, खासकर खांसी जुकाम की दवाओं पर कड़े नियम लागू करना। और तीसरा, माता-पिता और फार्मासिस्टों को सही डोज और साइड इफेक्ट्स के बारे में लगातार जानकारी देना और उन्हें शिक्षित करना। अब जरा इस पूरे मसले को और बड़े कैनवस पर देखते हैं। भारत की भूमिका सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है, ये सीमाओं से परे है, क्योंकि भारत दुनिया की फार्मेसी है। और ये सिर्फ कोई काल्पनिक डर नहीं है। भारत में बनी दूषित सिरप से जुड़ी ऐसी ही दुखद घटना है गाम्बिया, उज़्बेकिस्तान और कैमरून जैसे देशों में भी सामने आ चुकी है, जिसके बाद WHO को कई बार चेतावनी जारी करनी पड़ी। जब हम कहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की फार्मेसी है, तो ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है। इसके साथ एक बहुत बड़ी और गहरी जिम्मेदारी भी आती है कि हम जो भी दवाएं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा 100% सुनिश्चित हो। ये सिर्फ व्यापार का नहीं, बल्कि भारत की साख और नैतिक कर्तव्य का भी सवाल है। और आखिर में ये सारी बातें आकर एक ही जगह रुकती हैं, एक फिड्यूशियरी ड्यूटी पर, यानी एक ऐसा कर्तव्य जो भरोसे पर आधारित है, एक विश्वासाश्रित कर्तव्य जो संवैधानिक भी है और नैतिक भी। एक मजबूत और असरदार पॉलिसी बनाने के लिए कुछ बुनियादी उसूलों को अपनाना ही होगा, जैसे कि बच्चों की दवाओं से जुड़ी कोई भी पॉलिसी पूरी तरह से भारतीय डेटा पर आधारित होनी चाहिए, न कि बड़ों के स्टडीज से निकाले गए अनुमानों पर। कुपोषण जैसे स्थानीय फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा, जो दवा के जहरीलेपन को और बढ़ा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात, बिना परखी हुई दवाओं का इस्तेमाल करना बच्चों के अधिकारों का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये कोटेशन पूरी बात का सार है। हम पर अपने बच्चों का एक विश्वासाश्रित कर्तव्य है कि हम उनके लिए स्वास्थ्य नीति बनाते समय पूरी सावधानी बरतें। ये कोई मेहरबानी नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और यही बात हमें इस अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है, क्या भारत की स्वास्थ्य नीति अपने बच्चों के लिए वाकई एक मजबूत वादा है, या फिर सिर्फ एक खोखला आश्वासन? घोषित लक्ष्यों और जमीनी हकीकत के बीच की खाई पर सोचना हम सब के लिए जरूरी है। तो हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है ग्रेट निकोबार पोर्ट, जिसे एक मृग तृष्णा यानी एक छलावा कहा जा रहा है। देखिए, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे गेम चेंजर की तरह पेश किया जा रहा है, पर अब इस पर बहुत गंभीर सवाल उठ रहे हैं। तो हम देखेंगे क्या? सबसे पहले इसके पीछे का विजन क्या है, फिर इसका कमर्शियल हिसाब किताब कितना सही है, भूगोल की सच्चाइयाँ क्या है, कहीं ये कोई छिपी हुई स्ट्रैटेजी तो नहीं, और आखिर में महत्वाकांक्षा और हकीकत में कितना फासला है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, एक नई समुद्री दृष्टि। सवाल सीधा है, क्या ये वाकई एक स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल गेम चेंजर है? देखिए, इस प्रोजेक्ट के पीछे सोच तो बहुत बड़ी है। जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये भारत को इस इलाके का एक बड़ा समुद्री हब बना देगा, हमारी नेशनल सिक्योरिटी मजबूत होगी और जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। और सबसे बड़ा मकसद, कोलंबो और सिंगापुर जैसे बड़े बड़े विदेशी पोर्ट्स का जो ट्रांसशिपमेंट ट्रैफिक है, उसे अपनी तरफ खींचना। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, कमर्शियल कैलकुलेशन। मतलब क्या सिर्फ एक शानदार पोर्ट बना देने से ये पक्का हो जाएगा कि जहाज और बिजनेस अपने आप चले आएंगे? और यहीं पर आप कह सकते हैं इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। पूरी की पूरी योजना एक गलत धारणा पर टिकी है कि बस पोर्ट की कैपेसिटी बना दो और ट्रैफिक अपने आप खींचा चलाएगा। ये सच कहें तो एक बहुत बड़ा और जोखिम भरा अंदाजा है। तो एक कामयाब हब बनता कैसे है? उसके लिए चाहिए अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी, फीडर लिंक्स, मतलब छोटे जहाज़ों का नेटवर्क, पहले से मौजूद एक कार्गो बेस और शिपिंग कंपनियों का भरोसा। और ग्रेट निकोबार के पास अभी क्या है? सिर्फ एक हाई कैपेसिटी टर्मिनल बनाने का प्लान। हमें केरला के वेल्लारपदम पोर्ट के अनुभव से सीखना चाहिए कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देना ही काफ़ी नहीं होता। अब जरा इसके टारगेट का पैमाना देखिए। निकोबार के लिए लक्ष्य रखा गया है हर साल 16 मिलियन TEUs यानी कंटेनर यूनिट्स को हैंडल करने का।
अब सोच सकते हैं ये कितना बड़ा नंबर है। लेकिन अब इसकी तुलना असलियत से कीजिए। कोलंबो, जो इस इलाके का एक बड़ा स्थापित प्लेयर है, वो एक साल में 8 मिलियन TEU से भी कम हैंडल करता है। तो सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब कोई भी बड़ी शिपिंग लाइन ने अभी तक कोई कमिटमेंट ही नहीं दिया है, तो निकोबार आखिर कोलंबो के ट्रैफिक को डबल करने का सपना कैसे देख सकता है? तीसरा सेक्शन भूगोल की कठोर सच्चाइयाँ, और शायद ये इस प्रोजेक्ट की वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे बदला ही नहीं जा सकता। इसका लोकेशन, इसका अकेलापन। ये पोर्ट भारत की मुख्य भूमि से करीब करीब 1200 किलोमीटर दूर है। इसके पीछे कोई हिंटरलैंड नहीं है, मतलब कोई जुड़ा हुआ शहर या इंडस्ट्रियल बेस नहीं। जो नेटवर्क कनेक्टिविटीज के कॉम्पिटिटर्स के पास है वो यहाँ नहीं है, और यहाँ से छोटे जहाज़ों को सामान भेजना बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इस पोर्ट को जिंदा रखने के लिए सरकार को लगातार लंबे समय तक भारी सब्सिडी देनी पड़ेगी। आसान भाषा में समझिए तो कंटेनर से लेकर कर्मचारी, खाने पीने का सामान और फ्यूल तक सब कुछ बाहर से जहाज के जरिए लाना होगा। अब आप खुद सोचिए, इससे लागत कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। चलिए अब एक और एंगल से इसे देखते हैं। सेक्शन 4, क्या ये कोई छिपी हुई रणनीति है? मतलब क्या ये सच में एक कमर्शियल पोर्ट है या असल मकसद एक मिलिट्री आउटपोस्ट बनाना है? देखिए, एक तरफ तर्क दिया जा रहा है कि आगे एक मिलिट्री बेस होने से समुद्री निगरानी बेहतर होगी, लेकिन आलोचक ये सवाल उठाते हैं कि जब वहां पहले से ही नेवी की फैसिलिटी INS बाज मौजूद है और वो ये काम कर रही है, तो फिर इसकी क्या जरूरत है। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सेना को सपोर्ट करने के लिए एक कमर्शियल पोर्ट चाहिए, पर सवाल फिर वही है कि एक मिलिट्री मिशन के लिए इतने विशाल कमर्शियल पोर्ट की क्या जरूरत है। और यहीं पर सबसे तीखी आलोचना होती है कि अगर असल मकसद स्ट्रेटेजिक है तो उसे साफ साफ पारदर्शी तरीके से सामने रखना चाहिए, ना कि उसे कमर्शियल डेवलपमेंट की भाषा में लपेटकर पेश करना चाहिए। और ये जो दावे किए जा रहे हैं कि विजिंजम और वधावन के साथ मिलकर एक सीमलेस मैरिटाइम आर्क यानी एक समुद्री चेन बन जाएगी, इसे भी काफी हद तक काल्पनिक बताया जा रहा है। वजह, क्योंकि गलातिया बे ज्योग्राफिकली बहुत अलग थलग है, भारत के मेन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और शिपिंग रूट से एकदम कटा हुआ। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, महत्वाकांक्षा बनाम हकीकत। क्या यहाँ हम एक बड़ा सबक सीखने जा रहे हैं? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बड़ी बड़ी शिपिंग लाइनों के कोलंबो और सिंगापुर के साथ बहुत पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। उन्हें वहाँ ऑपरेशनल डिस्काउंट मिलते हैं, उनका पूरा लॉजिस्टिक सेट है। दूसरी तरफ भारत के टर्मिनल्स पर पोर्ट और हैंडलिंग चार्ज काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसका एक जीता जागता उदाहरण है कृष्णापट्टनम पोर्ट, जहाँ इन्हीं वजहों से 2024 में कंटेनर सर्विस पूरी तरह से बंद हो गई। और आखिर में निष्कर्ष यही निकलता है, एक वर्ल्ड क्लास पोर्ट जिसके पास ग्राहक ही ना हो, वो न तो कोई प्रभाव पैदा करेगा और न ही कोई विकास लाएगा, बल्कि वो गलत जगह पर लगाई गई महत्वाकांक्षा के एक चेतावनी भरे सबक के तौर पर खड़ा रह जाएगा। तो हम आपको इस एक अहम सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट एक रणनीतिक जरूरत है या फिर एक बहुत बड़ा और महंगा जुआ? इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आया तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।